this we are discussing the functions of central bank. In the last class we discussed issuance of currency, banker of banks, banker of government as function of central bank. Today we will discuss the controller of credit, custodian of foreign reserves, supervision of banks and lender of last resort. Controller of credit. Central bank is the controller of credit. All types of credit is controlled by the central bank, whereas commercial bank is creator of credit. Mind it. Central bank is the controller of credit. It uses monetary instruments for the expansion of money supply and contraction in money supply. Control of credit includes both expansion in money supply and contraction in money supply. मनी सप्लाई को बढ़ाना और मनी सप्लाई को कम करना, ये दोनों कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट फंक्शन में आती है. RBI uses different monetary instruments to control the credit. First is bank rate. We discussed the meaning of all these monetary instruments. Just for the sake of revision, bank rate is that rate at which central bank lends to commercial bank. If central bank wants to expand the credit, then it decreases bank rate. As bank rate decreases, investment demand increases because investment becomes cheaper. Bank rate influences the rate of interest of commercial bank. जैसे ही बैंक रेट को कम किया जाता है, वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कम हो जाता है और इन्वेस्टमेंट डिमांड अधिक हो जाता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल फॉर द इन्वेस्टर्स एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. On the other hand, if central bank wants to reduce the money supply, then bank rate is increased. Second is repo rate. Repo rate is that rate at which central bank lends commercial bank for short term loan. दोनों में अब फंडामेंटल डिफरेंस हुआ कि बैंक रेट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट जो है यह शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट है. रिवर्स, अगर जो है कि सेंट्रल बैंक को क्रेडिट को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, मनी सप्लाई को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो वह रेपो रेट को कम कर देता है, जिसके कारण फिर वह मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे जो है कम हो जाता है. इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है मोर प्रॉफिटेबल हो जाता है और मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है रेपो रेट के घटने से. अगर मनी सप्लाई को कम करना होता है तो रेपो रेट बढ़ जाता है. थर्ड वन इज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट मीन्स कि इट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक accepts the deposit of commercial bank or it is that rate at which commercial banks park their excessive fund with the central bank. जैसे ही बैंक अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, then it becomes more profitable for the commercial banks and commercial banks start depositing its fund with the central bank, क्योंकि वहां से उनको अच्छे इंटरेस्ट मिल रहे हैं और उनसे उनका फायदा होगा. थर्ड वन इज कैश रिजर्व रेशियो, CRR. इट इज दैट पोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट विच इज टू बी केप्ट विथ RBI और सेंट्रल बैंक. तो अगर जो है मनी सप्लाई को कम करने की आवश्यकता होती है, इन दैट केस CRR इज इंक्रीज्ड. CRR को बढ़ा दिया जाता है. CRR को बढ़ाने के कारण कमर्शियल बैंक के पास जो फंड बच जाते हैं, जो डिपॉजिट का एक पोर्शन होता है, वो कम हो जाता है और इसकी लेंडिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है. इट मीन्स as CRR increases,
इट रिड्यूसेस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, और वो कम उधार देने की स्थिति में होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। इनवर्स इन केस ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सेम विथ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, यह भी एक बैंक का रिजर्व है जो बैंक को अपने ही पास लिक्विड एसेट्स के रूप में, जैसे गोल्ड हुआ, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उस रूप में रखना होता है जिसे वो इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकता है, कैश में उसको कन्वर्ट कर सकता है। अगर इस रेट को बढ़ा दिया जाता है तो मनी सप्लाई वो कम हो जाती है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इनवर्स इन केस ऑफ रिड्यूस इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो SLR को कम कर दिया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इट इज रिलेटेड विद द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। जैसे ही कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को कम करने की आवश्यकता होती है, देन सेंट्रल बैंक स्टार्ट्स सेलिंग इट्स शेयर इन द मार्केट, सेलिंग द गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज इन द market. Sorry, when central bank feels to reduce the money supply, then it starts selling the government bonds and securities in the market. उसको अट्रैक्टिव बना देता है और वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचना शुरू करते हैं थ्रू कमर्शियल बैंक्स। मार्केट से पैसे सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है और मनी सप्लाई कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, if central bank wants to increase the money supply in economy, so in that case central bank starts purchasing the bonds and securities from the market. तो वहां से खरीदना शुरू कर दिया, सेंट्रल बैंक से पैसे जो है मार्केट में आ जाते हैं। अब यहां से 1 से 6 तक ओपन मार्केट ऑपरेशन तक, यह ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई का इकोनॉमी में जो है बढ़ती है और घटती है। टोटल मनी सप्लाई इज अफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए इनको जो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। इसके नीचे जो हम लोग 7th को ले रहे हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, इट इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफर्ड फॉर लोन एंड अमाउंट ऑफ लोन दैट बैंक एक्चुअली सैंक्शंस। कि यह जब भी हम बैंक के पास जाते हैं तो हमें उधार के लिए गारंटी के रूप में कुछ सिक्योरिटी देनी होती है, जमानत के रूप में कुछ जो है कि बंधक रखने होते हैं, मॉर्गेज करने होते हैं। जैसे गोल्ड हम मॉर्गेज करते हैं, लैंड मॉर्गेज करते हैं, बिल्डिंग मॉर्गेज करते हैं, तो गारंटी के रूप में ये जो है कि हमें रखना होता है। और जितने की गारंटी हम दे रहे हैं, बैंक उससे कम उधार देती है। जितना % वो कम उधार देती है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सपोज 20 लाख के एसेट पे बैंक जो है कि 12 लाख जो है कि हमें उधार देने के लिए तैयार है, इट मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 40%। 40% उससे कम वैल्यू मनी, उससे कम हमें उधार देगी, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब अगर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया जाता है, देन it affects the borrowing capacity of borrower adversely. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया गया, इसका मतलब है कि बोरोवर की बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि मार्जिन रिक्वायरमेंट सपोज 40% है, अगर इसको 50% कर दिया गया, जहां बोरोवर 20 लाख की प्रॉपर्टी पर एसेट पे 12 लाख उधार ले सकते थे, अब उनके उधार लेने की क्षमता वह 10 लाख की हो गई। दिस इज द रोल ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के लिए है कि डिफरेंट एरियाज में इसको अलग अलग रखा जा सकता है। तो यह जो है, जैसे अगर कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो है कि कम होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लेते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अधिक होगा। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लेते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो है कि कम होगा। तो पार्टिकुलर एरिया में मनी सप्लाई को कम किया जा सकता है और पार्टिकुलर एरिया में बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहा जाता है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल कहा जाता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई एट ए टाइम वो फॉल नहीं करती है या नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट इज मॉरल सिचुएशन
it is moral responsibility of commercial bank to obey the instructions of RBI, because RBI stands for commercial bank in a crisis. तो इस तरह जो है कि मॉरल, तो इट इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई। अगर वो उसके इंस्ट्रक्शन को, उनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो आरबीआई भी क्राइसिस में उनके साथ खड़ी नहीं होती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जिस समय नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो उस नोटबंदी के टाइम में सारे बैंक के साथ जो है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। सारे डिपॉजिटर्स बैंक के पास जाके पैसे की मांग कर रहे थे, और उस समय जो है कि सेंट्रल बैंक ने एक बुलेटिन पास किया कि जितने सारे डिपॉजिटर्स के पैसे बैंक में है, इंटायर डिपॉजिट्स विल बी रिफंडेड, बिकॉज सेंट्रल बैंक स्टैंड्स विथ कमर्शियल बैंक, वहां उनका क्रेडिट बच जाता है। तो अगर इस तरह गार्जियन के रूप में काम करता है तो इनका भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बियर करे, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, उसको ऑबे करे। इसलिए दिस इज मॉरल सोशल। राशनिंग पार्ट, इस एरिया में आपको इतना देना है, इस एरिया में आपको, हर एरिया के लिए एक कोटा क्रेडिट का फिक्स कर दिया जाता है। ये तीनों जो हमारे हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सोशल एंड राशनिंग, दीज आर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। एज दिस RBI controls the credit by using two types of instruments. One is quantitative instruments and second one is qualitative instruments. Next, custodian of foreign reserves. RBI acts as a custodian of foreign reserves. जो भी विदेशी मुद्राएं, फॉरेन रिजर्व्स मीन फॉरेन करेंसीज, जो भी फॉरेन करेंसीज का इनफ्लो हमारे कंट्री में होता है, उनको डिफरेंट एजेंसी, ऑथराइज्ड एजेंसी एक्सचेंज करती है, और कई तरह का ऑथराइज्ड कॉमर्शियल बैंक उसको जो है कि एक्सचेंज करती है। सपोज डॉलर हमारे कंट्री में आ रहा है, तो वो डॉलर एक्सचेंज किया जाता है, और ये पैसे जो है सारे फॉरेन करेंसी चले जाती है आरबीआई के पास, और आरबीआई उसको अपने पास रखती है और उसका अकाउंट्स रखती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आरबीआई और रिजर्व बैंक एक्ट्स एज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, और इसके द्वारा जो है वह अपनी करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने का भी प्रयास करती है। इंटायर फॉरेन करेंसीज आर केप्ट बाय आरबीआई, इनफ्लोड फॉरेन करेंसीज आर डिपॉजिटेड इन आरबीआई, और आरबीआई जब भी आवश्यकता पड़ती है वह अपने कंट्री की करेंसी के वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए इनको सेल करती है, जिसको जो है एक कहा जाता है कि मैनेज्ड फ्लोटिंग का, जो हम लोग जो है क्लास चैप्टर में पढ़ेंगे, मैनेज्ड फ्लोटिंग को यूज करती है और फॉरेन करेंसी को मार्केट में सेल करना शुरू कर देती है, जिससे अपनी करेंसी का डिमांड बढ़ता है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है और इंडियन करेंसी का वैल्यू स्टेबल हो जाता है। दिस इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। नेक्स्ट, सुपरविजन ऑफ बैंक्स। Entire banking system acts under the control of RBI, और RBI उन पर अपना सुपरविजन रखती है, उन पर अपनी निगाहें रखती है कि उनका फंक्शनिंग जो है एज पर गाइडलाइंस है या नहीं। जितने सारे कॉमर्शियल बैंक काम कर रहे हैं वह जो है कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार काम करती है। उनके अनुसार जो है कि बैंक को उधार देना होता है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर होती है, प्रायोरिटी सेक्टर में वो इतने फंड उनको डालने हैं, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में उनको इतना उधार देना है, इनकी रिकवरी की बात है, प्रॉपरली रिकवरी हो रही है नहीं, जो भी लोन दिया जा रहा है प्रॉपरली वो लीगलाइज्ड हो रहा है कि नहीं, उसमें कहीं फ्रॉड तो नहीं है। जैसे बहुत सारे स्कैम्स जो आ रहे हैं बैंकिंग के, जो है कि जो भी हमारे सामने घोटाले आ रहे हैं
वो सारे जो है इन्हीं के द्वारा, ऑडिट के द्वारा जो है कि उनको डिटेक्ट किया जाता है कि टाइम टू टाइम इनका सुपरविजन होता है और उनको जो है कि वो इंस्ट्रक्ट करते हैं और बैंक को उनके अनुसार काम करना होता है। दैट इज सुपरविजन ऑफ बैंक्स। लास्ट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और इस फंक्शन को बैकबोन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम कहा जाता है। 1 मार्क के क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज ऑल्सो नॉन एज बैकबोन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। जिस तरह हमारा शरीर जो है कि मेरे बैकबोन पे जो है कि स्टैंड करता है, अगर बैकबोन में किसी तरह की कमी होती है, कमजोरी आती है, तो शरीर जो है स्टैंड नहीं कर पाता है, हम मूव नहीं कर पाते हैं। उसी तरह मॉनेटरी सिस्टम में यह जो है एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। जितने सारे बैंकिंग हैं वो इंटायर बैंकिंग सिस्टम एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट और जब तक हमारा क्रेडिट बैंक के साथ है, ट्रस्टीशिप बैंक के साथ है, बैंक का क्रेडिट है मार्केट में और उनके साथ हमारा ट्रस्टीशिप, तब तक वो काम करेगा। नहीं तो वह फेल करेगा, जैसा कि 2016 में हुआ था। इन दैट सिचुएशन RBI stands with commercial bank when it feels financial crisis। जिस समय इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन आता है, दिवालियापन की स्थिति आ जाती है, बैंक पैसे वापस करने की स्थिति में नहीं होता है, तो उस समय डिपॉजिटर्स को वह गारंटी देती है इसे वापस करने के लिए और उनके विश्वास पर जो है फिर बैंक अपनी व्यवस्था करके मैनेज करके, या अगर वो मैनेज नहीं होता है, आफ्टर दैट सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू the banking system, banks, and that banks continues to act. This is a lender of last resort. This is the most important function of RBI। इस तरह जो है कि हम लोगों ने इनके फंक्शंस को जो है कि देख लिया। उसके बाद